साइबर सिक्योरिटी का जो विषय है, किन बातों का ध्यान रखकर हम व्यक्तिगत या कोई आर्थिक नुकसान ना हो, ऐसी बहुत सारे बिंदु हैं जिनके ऊपर आज हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो मैं पूरे ताल मंच की ओर से स्वागत करता हूँ भाई इमरान का कि वो अपनी आज की इस महत्वपूर्ण वार्ता की शुरुआत करें। सर, ओवर टू यू। पहले तो ताल ग्रुप के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मुझे इस मंच पर अपनी बात रखने का आप लोगों ने मौका दिया है, निश्चित रूप से मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। आज का जो टॉपिक चयन किया है, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मैं सीधे ही उस पर आऊं उससे पहले थोड़ा सा परिचय दे दूं। मैं भी आपकी तरह ही शिक्षक समुदाय से हूँ और वैसा ही शिक्षक हूँ जैसा एक ग्रुप है, शिक्षक सदैव विद्यार्थी वाला, जो सीखता रहता है और कोशिश करते हैं कि उसका प्रयोग हम बच्चों के साथ कर सकें, समाज में कहीं कर सकें। मैं निवेदन करूंगा कि आप प्लीज म्यूट मोड पर रहें, जिससे जब क्वेश्चन आंसर सेशन हो तो हम उस समय अपनी बात रखें और एक सहज तरीके से मैं अपनी जो बेसिक सी जो वार्ता है उसको आपके साथ दे सकूं। साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करने के लिए मैं अपनी एक छोटी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड इस तरह के आएंगे जो मुझे लगता है कि अगर हम उनको शेयर देख पाएंगे ऑनलाइन तो ज़्यादा अच्छा है। हम यहाँ दो वर्ड्स की बात कर रहे हैं, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी और सिक्योरिटी, चूंकि आप शिक्षक वर्ग से हैं, आप अच्छे से समझते हैं कि दोनों एक दूसरे से पूरक हैं और कनेक्टेड हैं। बस यहाँ पर साइबर वर्ड जो है वो यहाँ पर आया है। जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में अगर हम दृष्टि डालें तो हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, क्योंकि अच्छाई की वजह से ही समाज आगे बढ़ता है। हमेशा से समाज ने जो प्रोग्रेस की उसकी वजह ये रही कि समाज में अच्छे लोग होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वो फायदेमंद रहता है पूरी मानवता के लिए। यही वजह है कि समाज की स्थापना हुई और हम सभी सामाजिक रूप से उससे कनेक्टेड होते चले गए। जब हम साइबर वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो भी एक समाज है, बस इतनी सी बात है, वो वर्चुअल है। तो जिस तरह समाज में अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों तरह के होते हैं, हम कहीं भी ले लें, गांव मोहल्ला कहीं भी ले लें, वहां आप देखेंगे वहां बहुत अच्छे पड़ोसी मिलेंगे, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके पीछे से चुगली कर रहे होते हैं, आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो मौका परसते हैं और मौका मिलते ही आपको क्षति भी पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से साइबर वर्ल्ड में भी ये मान लीजिए कि वो सभी लोग जो सामान्य समाज में मौजूद होते हैं वो साइबर वर्ल्ड में भी मौजूद होते हैं, और वहां भी ऐसे लोग होते हैं जो आपके पीछे से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, नाजायज फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो साइबर वर्ल्ड है, ये एक ऐसा समाज जो वर्चुअल है, एक ऐसा समाज जो हमारे दैनिक जीवन के जो समाज है उससे बहुत ज्यादा व्यापक हो जाता है, क्योंकि इसमें फिजिकली कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी हैं लेकिन आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ दो वर्ड की बात करते हैं, साइबर क्राइम और साइबर सेफ्टी। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर या तो क्राइम के ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, यानी आपके कंप्यूटर को ही हैक कर लिया जाता है। यहाँ पर जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटिंग करता है, चाहे वो फोन हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो आपका फिजिकल कंप्यूटर हो या फिर कोई सर्वर हो, तो कंप्यूटर को ही हैक करने वाली जब बात आती है तो हम वहां पर कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द क्राइम इज कंप्यूटर। तो एक ऐसा क्राइम वो साइबर क्राइम है। या कंप्यूटर को एक टूल की तरह यूज किया जाए जिससे किसी क्राइम को किया जाता है, कमिट किया जाता है, तो फिर ऐसे दोनों तरह के क्राइम है वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। और साइबर सेफ्टी की क्या बात है कि क्राइम से बचने के लिए क्या किया जाए, हमें सेफ्टी बढ़ानी पड़ेगी। हमारे घर पे कोई चोरी ना करे तो हम लॉक लगाएंगे, हम कोई गार्ड रखेंगे, हम कहीं जाएंगे तो पड़ोसी से कह के जाएंगे, या फिर हम कोई ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे हमारा घर सेफ रहे। तो ऐसे ही साइबर वर्ल्ड में सेफ रहने के जो तरीके हैं उनको हम साइबर सेफ्टी टर्म के साथ यूज करते हैं, और इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन जो दी है वो एनसीईआरटी ने दी है, बाकी तो और लोगों ने दी है, कि सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर ये होता है तो हम साइबर सेफ्टी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक टर्म आया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी।
बड़ा पॉपुलर टर्म है और एजुकेशन में तो इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। लेकिन अगर हम सिर्फ आईसीटी को सिर्फ एजुकेशन से जोड़ते हैं तो हम शायद उसको बहुत हल्के रूप में ले रहे हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी केवल एजुकेशन में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती है। तो मैं इस वर्ड को भी यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि आप शिक्षक वर्ग से आप शब्दों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इंफॉर्मेशन यानी कोई सूचना, अब वो सूचना कैसी भी हो सकती है, वो कोई टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, मतलब जिसको हम टेक्स्ट में लिख सकें, कोई ऑडियो बात हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, यानी कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन उसको दूसरी जगह पहुंचाने की बात होनी चाहिए। जैसे हम पोस्टमैन की भूमिका को देखें, पोस्टमैन क्या करता है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने किसी कागज पर लिखी, एक लेटर तैयार किया, उसको कम्युनिकेट करने का काम पोस्टमैन करता है। ऐसे ही अब जो टेक्नोलॉजी ने उसको करने का जो कार्य शुरू कर दिया कि इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का काम शुरू कर दिया, तो वो तमाम टेक्नोलॉजीज इस आईसीटी टर्म के अंदर आती है। कंप्यूटर नहीं था तब भी इस टर्म की बात करें तो आईसीटी तब भी थी, इंफॉर्मेशन तो तब भी थी, और इंफॉर्मेशन का तब तक यूज नहीं था जब तक उसको कम्युनिकेट नहीं किया जाए, क्योंकि अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किया तो वो इंफॉर्मेशन एक जगह रह जाएगी और वो फिर उसका यूज नहीं हो पाएगा। तो जो हम लैंग्वेज के विकास की बात करते हैं कि लैंग्वेज के विकास की बात क्यों आई, लैंग्वेज की क्यों जरूरत पड़ी, मैं तो कहता हूं कि लैंग्वेज इज आल्सो ए टूल ऑफ आईसीटी। क्योंकि लैंग्वेज की इसलिए जरूरत पड़ी कि आपके पास तो नॉलेज है, बट आप उस नॉलेज को आपके सामने जो दूसरा व्यक्ति बैठा है उस तक कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो फिर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी, इसलिए भाषा का विकास हुआ। तो वो भी एक टूल है, यानी कि वो भी एक टेक्नोलॉजिकल टर्म जिसको कह सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका जब हम सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल यूज करने की बात करते हैं तो फिर उसको हम साइबर सेफ्टी कहेंगे। अब चाहे वो स्कूल में हो, वो चाहे बैंक में हो, वो चाहे मेडिकल में हो, या फिर वो और किसी भी सोशल मीडिया पे हो, या कहीं भी हम उसकी बात करें तो वो साइबर सेफ्टी की बात आ जाएगी। साइबर किस लिए? क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन तो पहले से होते आए हैं, बट जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने लगे, चाहे वो हम कहें फोन के माध्यम से होने लगे, या फिर पहले बीच में पेजर आए थे उसके माध्यम से हो रहे, या फिर इंटरनेट के माध्यम से हो रहे, या फिर हम गूगल मीट के माध्यम से यहाँ बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, तो साइबर सेफ्टी वाली बात आ जाएगी। अदरवाइज अगर हम ये नहीं होगी, आईसीटी नहीं होगी, तो भी सेफ्टी तो रहेगी, बट वो साइबर सेफ्टी नहीं होगी। तो यहाँ पर दो टर्म मैं आपके सामने बताना चाह रहा था कि साइबर क्राइम और साइबर सेफ्टी क्या है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। वैसे तो बहुत सारे क्राइम्स हैं, लेकिन मैंने उनको शॉर्ट लिस्ट करके 5 टाइप्स पे हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आजकल चल रहे हैं और हम एक एक बिंदु को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा मैं, लेकिन हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साइबर बुलिंग, पहला कि साइबर बुलिंग क्या है। साइबर बुलिंग भी एक तरह की ऑनलाइन रैगिंग मान लीजिए, जहां पर आपके सोशल मीडिया पे जब भी आप कुछ डालते हैं, कोई व्यक्ति आकर के आपको परेशान करने लगता है, आपके कमेंट इस तरह के डालता है कि आपको हरासमेंट करता है, तो वो साइबर स्टैकिंग हो जाएगा, वो भी साइबर बुलिंग का एक प्रकार है। आपको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, आपको कोई इस तरह के कमेंट्स करता है जो कि सोशली जिनको हम मतलब उपयुक्त नहीं मानते हैं, ये सब साइबर बुलिंग में आएंगे। परेशान करता है, इसके बहुत ज्यादा जो है बच्चे बड़े इसके शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा होते हैं। तो कुछ लोग उन बच्चों को टारगेट करते हैं और उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं, उनको धमकाना शुरू कर देंगे उनको, तो ये साइबर बुलिंग की श्रेणी में आता है, और फिर वो नाजायज फायदा उनसे उठाना चाहेंगे। आपने अभी कुछ टाइम पहले एक गेम चला था ब्लू व्हेल, वो कुछ इसी प्रकार का था कि उसमें वो गेम के जो लोग थे वो बच्चों को खेल खेल में इस तरह के टास्क देते थे कि आप इसको अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताओगे, और अगर आपने नहीं किया तो हम आपके साथ ये कर देंगे या ये कर देंगे, और उसने बड़े परेशान किया। दैट वाज आल्सो साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग में परेशान करने वाली बात होती है, और इसके बहुत सारे रूप हैं, उसमें साइबर स्टॉकिंग भी है, जहां पर आपको इस तरह की बातें की जाती है कि आप तंग हो, आपका हरासमेंट हो, आपको परेशान किया जाए और फिर आपसे कोई गलत काम कराना चाहे, तो ये साइबर बुलिंग का है। हम इनके एक एक के फिर उपाय भी देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्यादातर उपाय मिक्सअप होते हैं। दूसरा है फिशिंग, जैसा वर्ड है, यदि PH से शुरू हुआ है, PHI SHING, बट फिशिंग जो होता है, फिश
फिश कैसे पकड़ते हैं। फिश पकड़ने का तरीका एक, आप जाल डालिए और उसमें कुछ कांटे भी डालिए, उसमें कुछ चारा डालिए और मतलब दाना वगैरह, और फिर कुछ मछलियां उसमें फंस जाएंगी। ऐसे ही साइबर वर्ल्ड में भी फिशिंग की जाती है कि उसका एक तरीका ये होता है कि बहुत सारे ईमेल भेजिए, उन ईमेल पे आप इस तरह की चीजें भेज सकते हैं जो एक तरह से दाना का काम करें। जैसे कबूतर पकड़ने हैं तो दाने डालते हैं, फिर वो जाल में फंस जाते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें जो ललचाने वाली हैं, लाइक आपने लिख दिया कि आपकी लॉटरी लगी है, आपकी 50,000 रुपए की लॉटरी लगी है, आपने लिख दिया कि आपके लिए एक विशेष ऑफर है जहां पर आपको 80% ऑफ मिल जाएगा। मतलब ऐसी चीजें जो आपको ललचाएं और आप उनके भेजे गए लिंक्स पे क्लिक करें। जो फिशिंग है वो मूल पे जो होती है वो होती है ईमेल के माध्यम से। ईमेल बॉम्बार्डिंग की जाती है, बहुत सारे ईमेल एक साथ भेजे जाते हैं और फिर उनमें से कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं होती है, जो लालच में आ जाते हैं, वो उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद वो उसमें फंस जाते हैं। अब फंसते कैसे हैं मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि मान लीजिए एक मेल साइबर क्रिमिनल्स ने बनाया, मान लीजिए उज्ज्वला योजना आई थी, तो क्या करेंगे, उज्ज्वला योजना में सबसे पहले मतलब मुफ्त सिलेंडर पाने के लिए ये भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना चालू की, आप इसमें फट से रजिस्टर कर दीजिए जिससे आपको प्रायोरिटी पर मिल जाए। और जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे उनके पास आपका डेटा पहुंच जाएगा। अब वो शुरुआत में आपका सारा डेटा नहीं लेंगे, लेकिन शुरुआत में नाम ले लिया, कुछ चीजें ले ली, और फिर एक हो सकता है वहीं पे एक लिंक आए कि एक भारत सरकार की एक बहुत नॉमिनल सी फी इस पे आपको पे करनी है, तो आप उसको कर दीजिए। तो ये एक तरह से फिशिंग का तरीका हुआ। वो पर्सनल आपके लिए आ सकते हैं, जैसे आपको मेल आए कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है और आप इस लिंक पे क्लिक करें और आप अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह इस पे डालिए और फिर आपको आपकी लिमिट जो बढ़ जाएगी। तो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उनके पास, साइबर क्रिमिनल्स के पास पहुंच गई, जिसका बाद में वो यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है उनको तो आराम से कोई पेमेंट करने में कर सकते हैं, या फिर जो ऐसी सूचनाएं जो आपकी पर्सनल है तो आपको फिर वो जो अभी हमने ऊपर बात की साइबर बुलिंग में यूज कर सकते हैं, या और जो नीचे आएंगे उनके माध्यम से यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है फिशिंग जो वर्ड है, इसके वर्ड से ही आप समझ गए, जहां पर आपको कोई ललचाने वाला कोई तरीका अपनाया जाएगा और वहां पर आप क्लिक करेंगे और फिर उसमें फंसते चले जाएंगे। तो ये एक हो गया। इसके अलावा तीसरा है सोशल इंजीनियरिंग। एक पहले बहुत चलता था, आपने सुना होगा कि चोर हैं जो घर पीछे से आए और चोर घर का सफाया कर गए। अब तो खैर लोग बहुत अवेयर हो गए, फिर भी मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगा कि मान लीजिए मैं और दिनेश जी हम साथ बहुत जाते हैं, हम कहीं साथ जाते हैं और फिर हमारा शायद सभी का होता होगा, हम क्या फोटोज डालते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल ऐसा भी, कोई व्यक्ति जो अपने घर से शिमला घूमने गया हुआ है अपनी फैमिली के साथ और वो लगातार 3 दिन से कभी किसी पहाड़ के पास, कभी कहीं गेम्स के या जहां भी है बर्फ के साथ फोटोज डालता है, तो मुझे बताइए कि जो इस तरह के साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग करते रहते हैं। वो आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से या जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं, सोशल मीडिया इज बेस्ट एग्जांपल, वहां से आपके बारे में डिटेल हासिल करते रहते हैं। उनको पता लग गया कि आप तो यहाँ पर घर पे तो है नहीं, आप तो शिमला घूम रहे हैं, तो इस समय उपयुक्त है कि आपके घर का सफाया किया जा सके। तो ये एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैंने आपको दिया, बट सोशल इंजीनियरिंग मच मोर देन दिस वन, कि सोशल इंजीनियरिंग में आप जो सोशल मीडिया पे डालते हैं उसके माध्यम से आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे सोचते हैं, आपके किन लोगों से टर्म्स हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी, कि सोशल जिस दिन डेट ऑफ बर्थ होती है उस दिन सोशल मीडिया पर हैप्पी बर्थडे लगातार आता रहता है, तो आराम से वो नोट कर सकता है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी ये है। ये लोग जिन्होंने सबसे पहले डाला, दिनेश जी ने मुझे सबसे पहले बताई थी, दिनेश जी मेरे बहुत नजदीकी हैं। अब ये जो इस तरह की जो जानकारियां हम हासिल करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की सोशल जो स्टेटस है उसको बारीकी से अध्ययन करना, जिससे उसका मैक्सिमम उसके बारे में जानकारी, ये सोशल इंजीनियरिंग होती है। और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से फिर बहुत आसानी से बैंकिंग फ्रॉड्स और ये ओटीपी वाली जो बातें होती है,
क्रेडिट कार्ड से संबंधित होती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे केसेस होते हैं। मैं एक दो का एग्जाम्पल अभी दूंगा, वो सब इसके माध्यम से आराम से किया जा सकता है। जैसे मेरे पास कोई व्यक्ति फोन करे कि दिनेश जी दिल्ली गए हुए थे, क्योंकि दिनेश जी ने दिल्ली की फोटो डाल रखी थी, तो साइबर क्रिमिनल ने इजीली पता कर लिया कि दिनेश जी दिल्ली में फलानी जगह पर आराम से समोसे खा रहे हैं, बहुत पसंद है तो समोसे। तो वो वहां तक साइबर क्रिमिनल को ये पता लग गया भाई दिनेश जी वहां पर है। और मुझे कोई व्यक्ति फोन करके कहता है कि मैं दिनेश जी का दोस्त बोल रहा हूँ और दिनेश जी ने आपसे कांटेक्ट करने को कहा है और दिनेश जी को सख्त जरूरत है, अभी 5,000 रुपये डाल दीजिए। अब देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल है, उसके माध्यम से वो मुझसे कह सकता है और वो 4, 5, 10 बातें और भी बता सकता है कि मैं वहां था, दिनेश जी वहां गए थे और आप भी वहां साथ थे, मैं आपसे मिला था। मैं याद भी करूँ या ना करूँ, कई बार मैं भावुक हो जाऊंगा, अरे यार क्या है 5,000 रुपये की बात है, दिनेश जी नाराज होंगे, लोग डाल देते हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है। जब आपसे बैंक के बारे में बहुत सारे कॉल आते हैं, बैंक के बारे में कॉल आएंगे कि हम आपका बैंक से संबंधित आ सकता है, आपकी गाड़ी के संबंधित आ सकता है, आपके इंश्योरेंस से संबंधित आ सकते हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से आपके बारे में बहुत सारी डिटेल्स पहले ही रखेंगे। वो आपसे ऐसे बातें करेंगे जैसे वाकई वो बैंक से आए और तो आपके बारे में ऑलरेडी सब चीजें जानते हैं। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है और फिर व्यक्ति बहुत सारे लोग हैं जो उसमें फंसते चले जाते हैं। तो बेसिक सी बात है कि वहां पर एक ही रूल काम करता है, बैंक कभी ग्राहक को फोन नहीं करता, अगर करता भी है तो वो पर्सनल डिटेल्स आपसे कभी नहीं पूछेगा, और फिर भी हम मान ले पूछता भी तो हमें पर्सनल डिटेल्स किसी को देनी नहीं है। बस ये वाली चीज यहाँ से शुरू होती है। तो सोशल इंजीनियरिंग एक तरीका होता है। हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सम साइबर क्राइम्स की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद आता है इलीगल कंटेंट। इलीगल कंटेंट जो आजकल साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा जिसको कहे एक तरीका बन गया है। इलीगल कंटेंट, पहली बात है इलीगल कंटेंट क्या है। यहाँ पर हम ई कंटेंट की बात कर रहे हैं। तो इलीगल कंटेंट में इस तरह के वीडियोज हो सकते हैं जो कि नॉर्मली हमको नहीं मिलते, वो सेक्सुअली वीडियोज हो सकते हैं, वो मारकाट से संबंधित वीडियोज हो सकते हैं, वो जिसको कहें कास्टिज्म पर आधारित वीडियोज हो सकते हैं, ऑडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। ये ऐसे कंटेंट होते हैं जिनको सामान्यतः ओपन वेब पर उपलब्धता नहीं होती। डार्क वेब पर इस तरह की चीजें होती है। डार्क वेब और ओपन वेब से क्या मतलब है? आपने गूगल में कुछ सर्च किया, दैट इज ओपन वेब। मेरे कंप्यूटर में वो चीजें जो मैंने ओपन दे रखी है वो ओपन, कुछ चीज ऐसी हो सकती हैं जिनको मैंने नहीं दे रखा। ऐसे इंटरनेट पे कुछ ऐसी है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, वो इस तरह से नहीं होती, तो वो डार्क वेब होता है। आप ये मान लीजिए कि जो इंटरनेट है इसका 20% ओपन है, 80% डार्क वेब है, यानी ऐसी सूचनाएं जो पब्लिकली उपलब्ध नहीं होती है। तो वो डार्क वेब का कंटेंट है, उसके माध्यम से भी बहुत सारे अपराध किए जाते हैं। आजकल एक टर्म चल रही है सेक्सटॉर्शन। इसके जो खास तौर पे इसके जो विक्टिम होते हैं वो वीआईपीज होते हैं। ऐसे लोग जो बहुत फेमस हैं, जिनकी अगर इमेज को हम क्षति पहुंचाएं और उसके बदले में हम उनसे कुछ लेना चाहें तो बहुत अच्छे, जिसको ब्लैकमेल करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये इलीगल कंटेंट वाली जो बात है वो वहां पे होती है। अगर आप डिस्कवरी पर कभी देखें तो एक क्राइम माफिया करके एक सीरियल है डिस्कवरी चैनल पे, उसमें 4-5 ही एपिसोड्स हैं, बट उसमें बहुत अच्छे से इसको बताया गया है। इलीगल कंटेंट की जो बात कर रहे हैं, जो सेक्सटॉर्शन की बात मैं कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ पर मेवात बेल्ट में भी चल रहा है, अलवर में तो काफी इसका है। इसमें क्या करेंगे कि लाइक फेसबुक से आपसे कनेक्ट हुए, वो महिला की प्रोफाइल से फर्जी आपको वो बना सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं, आपसे चैट कर सकते हैं। वो इस तरह की चैट कर सकते हैं जो कि उपयुक्त नहीं है, और अगर वो चैट आपके साथ की, आपने भी कुछ रिप्लाई किए तो वो सबको रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो उसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो पूरी रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको आपको वीडियो भेज देंगे वो, जबकि उधर कोई रियल में कोई इस तरह का मामला नहीं होता। लोग फेक तरीके से वीडियोज को डाल देंगे और फिर बाद में उस सब को रिकॉर्ड करने के बाद आपको बताएंगे कि ये हमारे पास आपसे संबंधित है और आप हमें हम जो कह रहे हैं वैसा कीजिए या कोई अमाउंट दीजिए, अदरवाइज हम इसको हम यूट्यूब पर डाल देंगे या फिर इसको हम ओपन वेब में डाल देंगे। तो ये भी एक बड़ा तरीका है साइबर क्राइम करने का। तो आप जो मैंने आपको बताया सीरियल वो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल्स में ये बातें की जा रही हैं कि वो कैसे इस काम को अंजाम देते हैं और कितनी आसानी से पढ़े लिखे व्यक्ति तक
इसका शिकार हो जाते हैं। एक ऐसी लड़का निगाह में मेरे भी कॉन्टेक्ट में आया था जो IAS की तैयारी कर रहा था, UPSC की तैयारी कर रहा था, और वो इस तरह के गिरोह के चक्कर में आ गया कि उसने इलीगल उसकी चैट है जो सेव कर ली गई और उससे कुछ पैसे मांगे, उसने एक बार दे दिए, दोबारा मांगे, दोबारा दिए, तो फिर बाद में उसने सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत एक तरीका चल रहा है जिससे हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। तो इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल यही रहेगा कि वो चीजें जो सोशली हम मतलब साइबर को छोड़ दें, नॉर्मल सोसाइटी में जिन चीजों को हम नहीं कर सकते उनको हम कभी भी वहां भी हमको नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वर्चुअली कोई काम ऐसा कर रहे हैं कि ये तो क्या है, वर्चुअली तो है, वो आपके लिए बहुत भयानक साबित हो सकता है। एक जो पांचवा जो टर्म मैंने यहाँ पर लिया है, चूज किया हुआ है, ऑनलाइन स्कैम्स। वैसे तो मैंने एग्जाम्पल आपको फिशिंग वाले में दिया था। ऑनलाइन स्कैम क्या होते हैं, जैसे बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, उनके नाम से फर्जी लिंक तैयार किए जाते हैं। जैसे कि जियो ने अनलिमिटेड कॉल के लिए ये स्कीम आई है, या फिर स्वतंत्रता दिवस पर भारत सरकार ने या BSNL ने आपको इतने रुपए का फ्री रिचार्ज कूपन दिया है। तो इस तरह के लिंक आते हैं, और वो लिंक है जो सोशल मीडिया पर, खासतौर पर व्हाट्सएप पर इतनी तेजी से वो स्प्रेड किए होते हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ये लिंक सही है या गलत है। ये पहचान करना बहुत कम लोगों को आता है, और वो अपने आप ही स्प्रेड होते चले जाते हैं, और कितने ही लोग उन पर क्लिक करके या तो अपनी पर्सनल डिटेल्स को गंवा बैठते हैं, या फिर कई बार पैसों को गंवा देते हैं। ये एक तरीका है। और ऐसे ऑनलाइन स्कैम्स की क्या साइज हो सकती है, वो कितने बड़े हो सकते हैं, तो इसकी तो आप रिपोर्ट ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे तो पता लगेगा। $6 बिलियन के आसपास साइबर क्राइम पर ईयर होते हैं, जो कि एक अनुमान है, हो सकता है इसकी जो है साइज और भी ज्यादा हो। तो ये कुछ मैंने चीजें यहाँ पर आपके सामने रखी। बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। साइबर सेफ्टी टिप्स में सबसे पहले आता है पासवर्ड सेफ्टी। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा घर सेफ रहे, मैं कहीं बाहर जाऊं, तो जो सबसे इजी तरीका है वो यही रहेगा कि मैं एक अच्छा सा ताला उस पर लगाऊं। वो ताला अच्छी क्वालिटी का हो, जल्दी से ना टूटे, मजबूत भी हो, चाबी भी मतलब अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जैसे हम स्कूल्स में लगाते हैं आरिसन के या जॉनसन के। ये एक सिंपल सा उदाहरण है। ऑनलाइन दुनिया में भी सबसे प्रभावी है पासवर्ड सेफ्टी। पासवर्ड आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि admin@123 एक कॉमन पासवर्ड है, बहुत सारे लोगों का ये पासवर्ड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक कॉमन पासवर्ड है, बहुत ज्यादा पासवर्ड होता है, बहुत ज्यादा। नाम या फोन नंबर है जो बहुत ज्यादा लोग हैं जो उसको पासवर्ड की तरह यूज करते हैं। डेट ऑफ बर्थ को यूँ मान लीजिए कितने ही ज्यादा लोग हैं वो इसको यूज करते हैं। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में नाम और 786 एक कॉमन पासवर्ड है, मतलब आप अंदाजे से डालोगे तो आपको 100 में से 50 के साथ ये आपको चीजें मिल जाएगी। अब बताइए ये कोई पासवर्ड है क्या? हमने तो कह दिया ये ताला ऐसा है, इसको थोड़ा सा, ये ताला तो हमने लगा रखा है लेकिन चाबी यहीं रखी है, आप घूम इधर उधर से ले रखिए, तो वो कोई ताला हुआ। तो पासवर्ड सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइबर सेफ्टी। और इसके लिए कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊं कि आपका पासवर्ड 14 अगर कैरेक्टर का हो या उससे बड़ा हो तो वो कई गुना ज्यादा हो जाता है तोड़ने के लिहाज से, उसमें 14 कैरेक्टर हो या उससे ज्यादा। दूसरा, कैरेक्टर्स मिक्सअप होने चाहिए। आपको कैपिटल लेटर भी यूज करने हैं, आपको स्मॉल लेटर भी यूज करने हैं, आपको जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं लाइक @ लाइक हैश, ये भी यूज करने हैं। आपको अंक भी यूज करने हैं, 1 2 3 4 5 ये भी यूज करने हैं, अंडरस्कोर वो स्पेशल कैरेक्टर मान लें। इन सबको मिक्स करके पासवर्ड आपको बनाना चाहिए और उसको फिर यूज करना चाहिए। अब सबसे बड़ी जो समस्या आती है, मेरे को बहुत आती है कि मुझे पासवर्ड याद नहीं रहते, तो फिर क्या करें? तो उसका तरीका यह है, देखो एक तो ये मान लीजिए कि सेम पासवर्ड आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे यूज नहीं करना, जो सभी गलती करते हैं। एक ही पासवर्ड सभी वेबसाइट्स पे यूज नहीं करना। ये इसी तरह का है कि मेरे घर में वैसे तो मैंने बहुत सारे ताले लगा रखे हैं, पर सबकी चाबी एक से खुल जाएगा,
एक से ही तो मेरा ड्राइंग रूम खुल जाएगा, एक से ही फिर बेडरूम खुल जाएगा, एक से ही फिर लॉकर भी खुल जाएगा, उसी एक चाबी से खुल जाएगा, बस आप तो एक तोड़ लो। तो ये गलती हमको नहीं करनी। अब क्या करें कि भाई इतने सारे पासवर्ड कैसे रखें, क्योंकि ये भी बिल्कुल सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप पासवर्ड को किसी कॉपी में या डायरी में लिख के रखेंगे, ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया जाता। या फिर आप उसको ऑनलाइन कहीं रखेंगे, क्योंकि वो आपकी वो ऑनलाइन ही कुछ लीक हो गया तो आपकी पूरी डिटेल वहां से चली जाएगी। तो उसका तरीका ये है, आप कुछ अपना फॉर्मूला बनाएं। अपना फॉर्मूले से क्या मतलब है? अपने फॉर्मूले से मतलब ये है कि जैसे मेरा SBI ऑनलाइन का पासवर्ड, आप इसका कोई एक टर्म बना लीजिए कि जैसे मैंने बना लिया SBI इज माई फेवरेट बैंक। अब आप इसमें से SBI इज माई फेवरेट बैंक, SBI में से S ले लिया, इज में से I ले लिया, माई में से M ले लिया, फेवरेट में से F ले लिया और बैंक में से B ले लिया। ये एक कुछ वर्ड्स हमारे साथ सब आ गए, उनको एक जगह रख लिया, है ना। अब आप कोई @ या हैश ये कर लीजिए, या यूं कर लीजिए कि जहां भी A आएगा मैं उसको @ में बदल दूंगा, जहां भी S आएगा उसको मैं डॉलर के साइन में बदल दूंगा। पहला लेटर है जो मैं निश्चित रूप से कैपिटल रखूंगा और लास्ट में @ करके मैं कोई एक अंक लगाऊंगा। तो वो अंक कुछ भी हो सकता है, वो आप चयन कर सकते हैं, 10, 20, 50 आपके, मतलब ऐसा नहीं कि वो पर्सनल में से ना हो, पर आप उसको ले सकते हैं। अब उस वेबसाइट के लिए आपका एक फिक्स होगा कि SBI इज माई फेवरेट बैंक, ये एक टर्म आपको याद हो गया। इसके आधार पर आपने अपना एक पासवर्ड जनरेट कर लिया और उसके साथ आपने #123 #24 जो भी आप चाहें, आप जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1980 में क्लियर है, आपने वो लगा दिया। बट उसको जल्दी से कोई उसको नहीं कर पाएगा और फिर आपको याद करना भी आसान हो जाएगा कि ये तो SBI का पोर्टल है और इस पे मेरा पासवर्ड क्या हो सकता है, एक चीज। दूसरा, हम एक बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि पासवर्ड को ब्राउजर में ही सेव कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ब्राउजर भी इतनी जल्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति सेम कंप्यूटर को आपने कहा आप भी यूज कर लीजिए, तो आप उसको इजीली उसके सेटिंग्स में जाके, पासवर्ड में जाके आप उसके पासवर्ड्स को देख सकते हैं। अब आप देखिए कि ये कंप्यूटर चूंकि मैं पर्सनली यूज करता हूँ, मैंने इसको सेव भी कर दिया, ऐसे आराम से इसको मैं जैसे चाहूँ वैसे प्रयोग करूँ। लेकिन ऐसा अगर यही पासवर्ड हमने स्कूल के कंप्यूटर पे, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्कूल इज ऑल्सो सेव, लेकिन अगर हमने कहीं मान लीजिए कोई कंप्यूटर की शॉप है, ई मित्र है, वहां पर हम कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं और वहां उनको सेव कर दिया, तो कोई भी व्यक्ति, आजकल का युवा तो बड़ा एडवांस होता है, वो आराम से आपके पासवर्ड को देख सकता है और आराम से उनको फिर यूज कर सकता है। एक ये चीज पासवर्ड सेफ्टी के बारे में थोड़ा लंबा होगा, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पासवर्ड मजबूत रखें, पासवर्ड को तो आज ही आप बदल लीजिएगा और एक अपना खुद का एक फॉर्मूला जनरेट कर लीजिए कि ये मेरा फॉर्मूला इसमें रहेगा, जिससे आप उसको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट, अवॉइड शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स ऑन सोशल मीडिया। अब आप कहोगे सोशल मीडिया पे पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें तो क्या करें? सोशल मीडिया बना ही इसलिए है कि उस पर हम कुछ डिटेल्स शेयर करें। यहाँ पर एक फॉर्मूला है सिंपल, कि वो बातें जो आप अपने माता पिता, भाई बहन, उनके साथ जिनको साझा नहीं कर सकते, उनको भी आप सोशल मीडिया पे अगर साझा करते हैं तो वो आपको फायदा तो कभी पहुंचा नहीं सकते, आपको निश्चित रूप से क्षति पहुंचाने वाली है। तो आप ऐसी सूचनाएं जो आपकी व्यक्तिगत आपसे संबंधित है, उनको किसी भी हाल में सोशल मीडिया पे ना डालें। ये बस सिंपल से एग्जाम्पल है कि ऐसी चीजें जिनको हम पड़ोसी के साथ भी साझा नहीं करना चाहते और उनको हम सीधा उठा करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आप उनको ना डालें, पर्सनल डिटेल्स को जितना अवॉइड कर सकें उतना अवॉइड करें। इस तरह की चीजें डालें जो सोसाइटी के लिए फायदे वाली है, जो कॉमन है, जिनको आप ऑलरेडी लोग जानते हैं, वो आपसे व्यक्तिगत रूप से ऐसी नहीं है जो आपको आपकी बहुत मतलब निजी जो जानकारियां होती हैं उससे संबंधित है। नेक्स्ट है अवॉइड क्लिकिंग लिंक्स एंड डाउनलोडिंग फाइल्स। जो सीधा सा तरीका है कि कोई हमें ठगना चाह रहा है, यूं मान लीजिए कोई हमें नाजायज फायदा उठाना चाह रहा है, तो उसका रास्ता होता है लिंक्स होते हैं, फाइल्स होती हैं। अगर हम वो अवॉइड कर दें, लिंक्स पे क्लिक करना या फाइल्स को डाउनलोड करना, तो आप ये मान लीजिए कि सामने वाले ने तो आपको फंसाने का तरीका मतलब पूरा उपाय कर लिया था, लेकिन आपने वो सब फेल कर दिया।
तो जो सोशल मीडिया पर अनावश्यक लिंक्स आते हैं आप अवॉइड करें, उन पे क्लिक ना करें। और कंप्यूटर में भी डाउनलोडिंग जो फाइल्स करते हैं आप देखिए, जैसे .exe एक्सटेंशन वाली .bmp, मतलब बहुत सारे एक्सटेंशन .vbs, इस तरह के एक्सटेंशंस की जो फाइल्स होती हैं उनको जितना अवॉइड हो सके अवॉइड करें, क्योंकि उनमें मालवेयर्स हो सकते हैं, उनमें इस तरह के वायरस हो सकते हैं जो आपकी डिटेल्स को चुरा लेते हैं या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे रैनसमवेयर होता है, रैनसमवेयर भी एक ऐसी टेक्निक है, उसमें क्या करते हैं ये जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो ऐसा सॉफ्टवेयर भेजते हैं कि आपके कंप्यूटर को ही पूरी एक्सेस वो ले लेते हैं, या फिर कंप्यूटर को ही पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देते हैं, आप कुछ भी उसमें से नहीं ले सकते। और फिर वो बाद में आपसे इसके बदले में कि आपके कंप्यूटर में जो डेटा है अगर आपको चाहिए तो आपको हमें ये रैंसम देनी पड़ेगी, यानी कि कुछ अमाउंट देनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसको ओपन कर देंगे। तो वो भी एक काफी पॉपुलर तरीका है जो बड़े स्तर पे होता है। यद्यपि हमारे यहाँ इंडिया में इतना नहीं है, पर जो बड़ी कंपनियां होती हैं या बड़े लोग होते हैं उनके कंप्यूटर्स को इस तरह भी हैक किया जा सकता है। तो लिंक्स को क्लिक करने की आदत को कम कर लीजिए और फाइल्स को भी डाउनलोड करना जब तक हमें जरूरत नहीं हो। ये नहीं कि सोशल मीडिया पर जितने लिंक आए चलो यार किसी ने भेजा सब पे क्लिक एक एक बात तो करके देख, हमारी ये आदत होती है, तो वो प्लीज उसको अवॉइड करें। लिंक्स को पहचानना भी सीखें। जैसे मान लो फेसबुक का लिंक है, फिर FACE फेसबुक, अब इसमें मान लीजिए FACA करके बुक कर दिया, फिर FACA हम जल्दी से हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन दैट इज अनदर URL, दैट इज नॉट फेसबुक, वो कंप्लीटली अलग है। और वो हो सकता है सेम टू सेम इसकी तरह उसका फ्रंट पेज वगैरह बना रखा हो, और आप उस पर जैसे ही अपना पासवर्ड और लॉगिन करने का प्रयास करेंगे और वो सारा डेटा इजीली हैकर के पास में पहुंच जाएगा। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। लाइक फेसबुक हमने ओपन किया, ये जो पेज है ये फेसबुक का लॉगिन वाला पेज है। मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक भी नहीं कर रहा, Ctrl+S सेव कर रहा हूँ इस पेज को, और मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया कि फेसबुक नाम से ये सेव कर लिया। यस, ये वाला जो देखिए फोल्डर ये हो गया है, ये पूरा फेसबुक यहाँ पर आ चुका है। पूरा फेसबुक का मतलब वो जो पेज हमने खोला था वो पेज यहाँ पर आ गया है, उसकी तमाम फाइल्स आ गई है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस फेसबुक के इस फोल्डर को मेरे सर्वर पे डालना है। उठा के मेरे सर्वर पे डालने के बाद कोई नया URL लेना है, जैसे फेसबुक में facebook.com की जगह उसमें कुछ और लगा दिया, और लगा करके उसको बनाना है। और जब इसको हम दोबारा खोलेंगे तो सेम टू सेम इस तरह से ये खुलने वाला है उस सर्वर पे, क्योंकि मैंने इसकी पूरी फाइल्स को ही कॉपी किया था। और इसमें जो भी डेटा एंटर होगा, ये बस 5 मिनट से ज्यादा काम नहीं है कि ये जो डेटा एंटर होता है उस फॉर्म को मैं मेरे डेटाबेस से कनेक्ट कर दूंगा और इसको मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। उसके साथ हो सकता है कुछ और लालच वाली बातें मैं लिखूं, और उसके बाद इसको जब सोशल मीडिया पे डालूंगा तो कितने ही लोगों के लॉगिन ID और पासवर्ड है जो मेरे पास 1 घंटे में हो जाएंगे। अब देखिए इतना आसान होता है, इतने आसानी से हम किसी की प्राइवेट जो पासवर्ड और वो है इनको आराम से हम हैक कर सकते हैं। अब इसका तरीका क्या है, जो मैं वापस पहले वाली बात बताता हूँ जो मैंने आपको कहा था कि अवॉइड क्लिकिंग लिंक्स एंड डाउनलोडिंग, कि आप जब भी किसी लिंक पे क्लिक करें तो आप थोड़ा सा घबरा के करें कि यार इस पे करूँ या ना करूँ। अगर आपने थोड़ा सा भी सोचना शुरू कर दिया तो आप नहीं करेंगे, और आप ये देख पाएंगे कि ये URL सही है या नहीं है। आप इसको देखिएगा, तो ये ध्यान रखें। मान लीजिए कोई बैंकिंग वेबसाइट है तो आप उसके URL को अच्छे से देख लें कि ये URL है, अगर उसमें थोड़ा भी बदलाव है तो आप उस पर क्लिक ना करें। और सेम ये है कि जब कोई इंपॉर्टेंट फाइल है तो ये डाउनलोड करें, ये नहीं कि किसी ने भेजी चलो डाउनलोड कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके कंप्यूटर में आपके सिस्टम में बहुत सारे वायरस आ ही जाएंगे। नेक्स्ट है अवॉइड सेविंग कार्ड डिटेल्स ऑन शॉपिंग पोर्टल। ये हमारे साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, हम Amazon, Zomato, फ्लिपकार्ट पता नहीं कहाँ से शॉपिंग करते रहते हैं, और हमारे जो कार्ड्स हैं उनकी डिटेल्स को हम शॉपिंग पोर्टल पे सेव कर देते हैं। आप सोचिए कि हैकर्स को भी ये पता है कि कार्ड्स की डिटेल कहाँ पर है शॉपिंग पोर्टल्स पे, और 100% सेफ कोई कुछ भी नहीं है, वो कंपनियां भी नहीं है जिनकी बात करते हैं। कुछ टाइम पहले अनअकैडमी का बहुत बड़ा डेटा लीक हुआ था, मतलब सबके ही होते रहते हैं, और डार्क वेब पे बहुत सस्ते में लोगों के हजारों मतलब कितने ही कार्ड्स की डिटेल है वो बिकती रहती है।
तो कोशिश करें कि शॉपिंग पोर्टल पे इनको अवॉइड करें। अब तो यूपीआई हमारे पास होती है, तो यूपीआई का यूज करें, क्यूआर कोड का यूज करें और उसके माध्यम से कर दें। उनकी कार्ड डिटेल को आप शॉपिंग पोर्टल पे कम से कम सेव करें, क्योंकि अगर शॉपिंग पोर्टल का डेटा लीक होता है तो आपके कार्ड का डेटा भी लीक हो जाएगा और फिर उसका मिसयूज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कीपिंग कंप्यूटर ओएस अपडेटेड। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, पहली बात तो इंडिया में अपने साथ ये प्रॉब्लम है कि हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ये खुद ही अपने आप में एक क्राइम है। अगर हमने जाकर के 50 रुपए में 100 रुपए में विंडोज डलवाई है तो आप देख लीजिए कि आप स्वयं भी ये कर रहे हैं कि क्राइम का एक पार्ट है। तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप अपडेट रखें ऑल टाइम। अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो पेड रखें और उसको अपडेट करें। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पैसे नहीं देने, तो आप फिर पायरेटेड वर्जन यूज ना करें। ऐसे बहुत सारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा सेफ हैं, जो लिनक्स बेस्ड हैं, लाइक उबंटू है, ऐसे बहुत सारे हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। लिनक्स बेस्ड बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आप नेट पे सर्च करेंगे, मैंने एक नाम उबंटू बताया क्योंकि मैंने उसको यूज किया हुआ है। तो आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें। अगर वो पेड है तो पेड ही रखें, जैसे विंडोज 11 आया हुआ है, 10 आया तो अपडेट रखें उसको, और वो तभी रख पाएंगे जब आपका वो पेड वर्जन होगा। और अगर आप पेड नहीं रख रहे हैं, फ्री रख रहे हैं, तो फ्री को भी अपडेट रखें। लाइक एंड्रॉइड है तो आप फोन को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, तो उसमें जो सिक्योरिटी की जो पैचेज हैं वो क्वालिटी के होते जाते हैं और वो वायरस के प्रति भी उतने वल्नरेबल नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ साझा की हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी और कुछ चीज़ें हम डिस्कशंस के दौरान ले सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान सर। हम बहुत ही पेशेंटली, हमारे सारे साथी इतने आराम से आपकी वार्ता को सुन रहे थे। मुझे सबसे अच्छी बात जो इसके अंदर लगी ना, आपने एकदम कहते हैं ना कि जो वास्तव में रियल सिचुएशन है, जो हम सब लोग सामान्यतः जिन स्थितियों से निकलते हैं, वो चीजें आपने हमारे सामने प्रेजेंट की हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग भी पर्सनल डिटेल्स जो है वो ऑनलाइन जगह जगह छोड़ देते हैं। कहीं भी हमने किसी साइट में लॉगिन किया, डाल दिया, वो डिटेल्स भूल गए हम लोग। मतलब हमारे अंदर साइबर लिटरेसी जो है ना वो भी कम है। हाँ, ये वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं। और आपने एक और भी अच्छी बात बताई कि डोंट क्लिक द लिंक्स, जबकि मैंने ये देखा है कि दीपावली पर, होली पर टच कीजिए लाइन, ब्लू लाइन, और आपको ये मिलेगा, धमाका होगा। प्लेंटी ऑफ पीपल, मतलब इननंबरेबल पीपल जो है ना क्लिक दोज लिंक्स। अच्छा, उसके बाद है कि ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कि डोंट सेव योर कार्ड डिटेल्स। मैं भी कई बार, अभी मैंने क्या किया सर कि अभी किसी एक कंपनी से मैंने कोई पैकेज लिया था 1 मंथ ट्रायल बेसिस पर, और उस समय मैंने उनसे, चूंकि वो एक यूएसए बेस्ड कंपनी थी, तो मैंने ऑनलाइन उनको पेमेंट किया। तो मैं सारी चीजें एकदम देखते हुए चल रहा था और मैंने प्रॉपरली अपने हिसाब से, मैं मानता हूँ कि मैं बढ़िया कर लेता हूँ, तो मैंने कर दिया उस चीज को। जब वो मंथ पूरा हो गया तो नेक्स्ट मंथ मेरे पास एक मैसेज आया कि योर पैकेज इज रिन्यूड, और उसके पैसे कट गए। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा यार मैंने तो मंथ के लिए लिया था और ये सब कैसे हो गया। फिर मैंने तुरंत वो साइट खोल ली, उस पे गया मैं। अब मैंने जब उस पे रिन्यूअल पर क्लिक किया तो वहां देखा मैंने कि ऑटो रिन्यूअल पर ब्लू टिक था। वो ऑप्शन मुझे उस दिन नहीं दिखाया गया, जबकि मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कटा है, तो मेरे पास पासवर्ड भी आया, ओटीपी भी आया है, मैंने दिया नहीं, उनको शेयर नहीं किया, लेकिन फिर भी ऑटो उन्होंने ले लिया। तो ये इतनी बड़ी चीज है कि किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें ऐसी साइट्स पर जाते समय बड़ा ध्यान रखना चाहिए। आज आपने वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो चीज है उसके ऊपर एक इतनी अच्छी वार्ता दी। मैं धन्यवाद देता हूँ दिनेश जी का, जिन्होंने आपके इस पूरे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट किया। साथ ही अब मैं साथियों से भी निवेदन करूंगा, डॉक्टर मोहतरम बहादुर जी से भी, देवेंद्र जी से भी, लखिंद्र मान हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव जी, जो भी हमारे साथी बच गए हैं, उन सब से यदि आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं। वन बाय वन। डॉक्टर बहादुर। हाँ पंकज जी सर। काफी अच्छी बात था, क्योंकि ये क्या है, ऐसा सब्जेक्ट ऐसा है जो दिन प्रतिदिन अपने से जुड़ा है, हर व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। नहीं बच सकता। तो अब बच नहीं सकता, तो क्या हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि साइबर लिटरेसी,
ये इसका एक अच्छा मीडियम तरीका हो सकता है। जी जी इसको किस हिसाब से हम स्वयं और दूसरे के प्रतिदिन करते रहते हैं, कई बार इतना जल्दी होता है, जल्दी जल्दी कार्ड की एंट्री कर दी, ठीक है यार ये ले कार्ड आप कर लो, किसी ने फोटो ले ली या कुछ ले ली, ऐसे बहुत सारे इश्यू है जो साइबर क्राइम को बढ़ावा देते हैं। और ये सीधे सीधे, जैसे आपने कहा कि जब तक इसमें अवेयरनेस नहीं होगी ना, तब तक ये होता ही रहेगा। और अवेयरनेस तभी होगी जब हमारे पास उसकी लिटरेसी होगी। ये सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। इसमें ये हो सकता है कि साइबर जो क्राइम कैसे कम हो, इसको लेकर, क्योंकि आज हम देखें तो छोटी छोटी क्लास से लेकर इसके कोर्स शुरू हो चुके हैं, और हर चीज जब हम ऑनलाइन आ जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारे पर्सनल डाटा होते हैं, या कई बार हमें नहीं पता होता कि कौन कौन ऐसे डाटा है जिनको हमें कई जो सोशल साइट्स पे नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर किसी दूसरे ने कहीं से ले लिया हमारे डाटा। क्योंकि गवर्नमेंट डाटा कई बार क्या है कि कहीं पे भी हम इलेक्शन ड्यूटी पे जा रहे हैं, वहाँ हमारा जो बैंक डिटेल है कहीं भी बहुत सारी जगह पर देते हैं। तो इसको लेकर मेरा ये कि काफी अच्छी इमरान जी की ये तो आज की बात कर रही, लेकिन नेक्स्ट इस पे जो टेक्निकली कोई बहुत अच्छा जानता है उससे हमें साइबर जो सिक्योरिटी के साथ साइबर लिटरेसी जो एक टॉपिक है जो सवेरे है, और इसमें दिन प्रतिदिन के जो छोटी छोटी चीजें उनको लेकर हमारी एक बात की रखी जाए पंकज जी, विशेष तौर से ऐसा कोई टेक्निकली जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का हो सकता है, कोई साइबर सिक्योरिटी की कोई विषय दे सकता है, तो साइबर लिटरेसी को लेकर हम एक बहुत अच्छी ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस विषय में भी हो जा रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण क्या हुआ कि बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी, और इमरान सर ने बताया ब्लू व्हेल गेम के बारे में, और अभी पबजी है, ऐसे बहुत सारे ऐसे गेम चल रहे हैं जो बच्चों को मतलब कि साइकिक बना रहे हैं, मतलब उनके अंदर डिसऑर्डर। उनसे यदि मोबाइल फोन ले लिया जाए तो वो मतलब एक हिस्टेरिक हो जा रहे हैं। तो इस तरीके की जो लत लग रही है, इन चीजों के ऊपर भी हमें कुछ चीजों को ऐड करना चाहिए, और अच्छी अवेयरनेस, चाहे हम वीडियो बनाए चाहे वार्ता करें, कोई ना कोई मटेरियल हमें इस चीज पर डेवलप करना चाहिए। पंकज जी, इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगा। जी 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 इमरान सर, मोटाराम जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अवेयरनेस ही एक तरीका है। वो सिर्फ इस साइबर क्राइम में नहीं, किसी तरह की प्रॉब्लम्स तो अवेयरनेस की बात आती है। और ये अवेयरनेस टर्म जितना सिंपल लगता है उतना ही मतलब बहुत वास्ट होता जाता है। हाँ, वो जो क्राइम करने वाले और स्मार्ट हो जाते हैं, और अवेयरनेस लाओ, वो वाली चीज। जैसे वायरस है ना, वो म्यूटेशन होता जा रहा है, तो फिर और वैक्सीन लाओ। तो निश्चित रूप से अवेयरनेस इज ऑलवेज द वे, बट हम सबको शायद अवेयर नहीं कर पाए, और यही वजह होती है कोई क्राइम जो चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में अवेयरनेस को भी इस तरीके से किया जाना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ कि जो बिल्कुल जो जिसको कहें साइबर इलिटरेट, उसके भी समझ में आ जाए कि भाई ये 2-3 चीज बात याद रखो। तो मुझे किसी न्यूज़पेपर ने एक बार कांटेक्ट किया था कि इमरान जी कुछ मतलब सिंपल भाषा में बताओ आप कि हम लोगों को क्या समझाएं, क्योंकि OTP शब्द बोलते हैं, उनके समझ में नहीं आती ये बातें, अवेयरनेस और ये नहीं आती। तो हमने त्रिस्तरीय फॉर्मूला बताया था, मैंने इसमें शामिल नहीं किया, बट अब मैं बता दूं आपको कि 3 चीजें गांव के लोगों को भी अगर बताई जाए तो वो आपको यूं मान लो कि 90% बचा लेगी, बल्कि ज्यादा बचा लेगी। 3 चीजें हैं। एक है लालच बुरी बला है। बिल्कुल सही बात है सर, लालच बुरी बला है। ये सिर्फ नॉर्मल लाइफ में हो चाहे साइबर लाइफ हो, अगर आप लालच नहीं करते, मतलब लालच से बच जाते हैं, तो डेफिनेटली आप क्राइम से बच जाते हैं। दूसरा है घर का भेदी लंका ढाए। ये एक सच है कि घर का भेदी लंका ढाता है। आज के जमाने का घर का भेदी सोशल मीडिया है। अब आप अपने भेद, बहुत बड़ी बात, अब अपना आप भेद दे रहे हो तो आपकी लंका तो ढहने वाली है। तो आप मतलब इसको गांव का व्यक्ति भी समझ जाएगा कि कौन सी बातें आप बताना चाहेंगे, कौन सी नहीं बताना चाहेंगे, वो नहीं करना है। और तीसरा है जो महिलाएं कहती हैं कि भाई देख ब्याह शादी बच्चों को जान, पर ताला पूछे की मालिक तो मैं खुद ही रहूंगी, कहती है ना महिलाएं। दोबारा बोलना सर, सुनी नहीं मुझे। कि बच्चों की ब्याह शादी हो जाए, बहू आ जाए, पर ताला पूछे की मालिक तो मैं खुद ही रहूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ताला पूछे के मालिक आप खुद रहें। अब आप क्या कहते हैं कि यार मेरा पासवर्ड तो भाई ये है, जोर से एडमिन 1 2 3 क्या कर रहा है, लिया फटाक से ही कर ला। पासवर्ड आप दूसरे को दे रहे हो, फिर कह रहे हो कि यार मेरा तो सोशल मीडिया हैक हो गया। अब कोई बात हुई क्या? आप OTP आपसे फोन पर पूछा जा रहा है कि आपके फोन पे OTP आया होगा। OTP क्या है? OTP ताला, वो पूंजी मानिए की तो है ना। तो और हम तो ये 3 चीजें हम हर आदमी को बता सकते हैं कि भाई लालच बुरी बला है। जहां भी कोई ललचा रहा है ऑनलाइन तो आप फंसने वाले हैं।
आप घर का बेबी लंगड़ा है, आप अपनी पर्सनल चीजें शेयर मत करो, और ताला कुची के मालिक खुद रहो, मजबूत ताली रखो, मतलब पासवर्ड किसी को नहीं बताना, OTP किसी को नहीं बताना, बस मुझे ये कहना था। यानी आपने वास्तव में ये जो 3 मुहावरे बताए हैं ये बिल्कुल कहते हैं ना अंदर की बात है, और एक इलिटरेट आदमी भी इस चीज को समझ सकता है। लेकिन जो व्यवहारिक समस्याएं मैं देख पा रहा हूँ अभी भी, मुझे याद आ रहा है जैसे OTP की आपने बात की, तो अभी बीच में ये पे मैनेजर पे शुरू कर दिया था जैसे कि जी OTP दो, अब बाबूजी फोन पे मांग रहे, गुरुजी कहीं है, मतलब ये व्यवहारिक समस्याएं इतनी ज्यादा है ना कि हमें ये चीजें कई बार न चाहते हुए भी, नियम जानते हुए भी, मतलब हमें उनसे शेयर करनी पड़ती है। तो इनका भी एक मैकेनिज्म हम लोगों को मतलब डेवलप करना चाहिए। अभी देखो शिक्षा विभाग में इतना बड़ा वो घोटाला हुआ जिसकी हमें अब चर्चा आ जाती है बीच में, कि ये सिर्फ किस चीज के कारण था कि जो हमारे उच्च अधिकारी थे उनको इस प्रोसेस का ज्ञान नहीं था, और जो व्यक्ति आया वो इसका मास्टरमाइंड था, और उस व्यक्ति ने इतना बड़ा कार्य कर दिया। और जब धीरे धीरे ये जो ट्रांसपेरेंसी आने लगी है, कंट्रोल आने लगा है, तो इससे ये भी पता चलने लगा कि यार कहाँ चीजत है। तो इंटरनेट अपने आप में एक वो चाकू अभी जो सर्जन के हाथ में है तो भला कर रहा है, और डाकू के हाथ में है तो मार रहा है। राइट। तो हमें तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस बंदे के हाथ में क्या देना है। तो हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल पीपल हैं। तो मोटाराम जी ने अच्छी बात कही कि हम इस विषय पर भी यदि थोड़ा सा टच करेंगे तो निस्संदेह स्कूल लाइफ में तो हम एक आधा कोई ऐसा कर ही सकते हैं, छोटा मोटा कार्य है ना, जो बच्चों को तैयार तो करे कम से कम भी, बेटा इन डिटेल्स को शेयर ना करें आप। हाँ दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी हाल ही में अलवर में एक केस हुआ, प्रिंसिपल ने अपना पासवर्ड पियोन को दे रखा था। उस स्कूल में केवल पियोन ही कंप्यूटर का जानकार है। अच्छा। और वो तनख्वाह बिल बनाता है। अच्छा जी। उस पियोन ने क्या किया कि बिल बनाने के बाद बिल बनाता और प्रिंसिपल से चेक करा लेता। ठीक है। और बाद में वो उस बिल को जब ट्रेजरी में भेजता तो अपनी तनख्वाह बढ़ा लेता। और ऐसा करते करते उसने, क्योंकि वो पियोन था इसलिए ज्यादा तो घोटाला कर नहीं पाया, 15 लाख रुपए का घोटाला उसने कर लिया। और सामने वाले से अपन को काम कराना है, पासवर्ड बताना है, तब उसके ऊपर यकीन भी करना ही पड़ता है। बिना यकीन के काम भी नहीं होता। स्कूल में तो 150 लोग होते ही होते हैं। सही बात है। फिर वो क्या करते हैं कि वो जैसे अपन शाला दर्पण का भी काम करते हैं तो वो भी टीचर एक दूसरे से पूछ लेते हैं, सारे ज्वाइनिंग भी खुद हो जाती है और रिलीविंग भी खुद हो जाती है। सही बात है। ये जो चीजें है ना, इसके ऊपर भी कोई इमरान जी बताएं। इसमें एक और जरा सा सुझाव है, देखो सारे वो तो बहुत ही अच्छा तरीका है, दैट इज बेस्ट कि आप खुद ही करो, आप नहीं दोगे तो नहीं दोगे ताली, ठीक है। लेकिन कभी कभी देनी पड़ेगी, सास है जो उसको बुखार हो गया तो उनको भी देनी पड़े तो दे दो, लेकिन बदल दो फिर मौका मिलते। और आज वास्तव में बड़ा आनंद आया, इतनी अच्छी और सारगर भी। तो सबसे बड़ी बात मुझे एक सबसे अच्छी चीज क्या लगती है शिक्षक साथियों की, वो जो सरलता के साथ इतनी महत्वपूर्ण बात कह रहे थे ना, उसका मुकाबला नहीं है। मेरे ख्याल में शिक्षकों की जो कहते हैं ना भी एक पैठ होती है ना, वो अंदर तक होती है। तो ये बड़ी बात होती है, क्योंकि एक बड़ा अफसर आके बड़ी बात आता है ना, वो शायद इतने सरल लफ्जों में कह नहीं सकता इस बात को, मर्म को समझ सरल होना ही सबसे कठिन लगता है मुझे तो। लेकिन क्योंकि हम लोग कुछ करते नहीं ना, भी आडंबर से दूर है, इसलिए हम सरल है। उनके ऊपर तो चारों तरफ आवरण इतने हो जाते हैं कि वो अपनी बात को जो रियल है टर्म्स वो ला ही नहीं पाते हैं। अब जैसे बात बात में अपने आई भी साइबर लिटरेसी होनी चाहिए, क्योंकि हम इस चीज को समझते हैं इसलिए ये शब्द आ सकते हैं, और इतना नहीं आते हैं, वरना वो तो ढूंढते हैं यार इसको क्या करेंगे, फिर ऐसे कर ले, बड़े शब्द आते हैं। डॉक्टर देवेंद्र सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, आप सबको नमस्कार। इमरान जी सर के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे काफी दिनों से कि सर इस टॉपिक पर अपनी वार्ता रखें, और आज मतलब वो जो इतने दिन का इंतजार था, तो किसी ने सही कहा है कि सब्र का इंतजार का फल, सब्र का फल मीठा होता है।